वेलकम एंड नमस्ते ऑल। अभी जो डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को डिस्कस करेंगे। द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और इसमें जो डिस्कस होगा पावर, फंक्शन, इलेक्शन, अदर फैक्ट्स। राइट, चलिए अब शुरू करते हैं प्रेसिडेंट के पावर के बारे में। Power of the President. The President of India is the head of the Indian state, the first citizen and the symbol of unity, integrity and solidity of the nation. And head of the state है ये। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब इंडिया, और ये इनको फर्स्ट सिटीजन भी कहलाता है, फर्स्ट सिटीजन भी कहे जाते हैं। द प्रेसिडेंट इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, एकता के प्रतीक, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडिटी ऑफ द नेशन। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 52 मैंडेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 का क्या संबंध है? मैंडेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये कितना आर्टिकल मैंने बताया? आर्टिकल 52। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आर्टिकल 53। यदि आर्टिकल 53 की बात करें तो आर्टिकल 3 में मेंशन है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है हमारे देश का और राष्ट्रपति में निहित है, and exercised either directly or through offices subordinate to him. Then come to Article 77. All executive actions of the government of India are formally taken in the name of the President. जो देश के अंदर जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं सरकार के, भारत सरकार के, वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। Then come to the election of the president, president का चुनाव। अब इलेक्शन में क्या है कि ये इसे पहले डिस्कस कर लिया हम लोग इलेक्शन में। आर्टिकल 54 को याद रखिएगा। और ये आर्टिकल 54 क्या है? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। ये आर्टिकल 54 इलेक्टोरल कॉलेज की विवेचना करता है। इसमें कौन कौन से रहेंगे? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे। और नेक्स्ट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य का जो विधानसभा है उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो भी रहेंगे इसमें। और ये एक एडिशन भी हुआ है, वो एडिशन हुआ है आपका कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी इन द इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में एडिशन क्या हुआ कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी इन द इलेक्टोरल कॉलेज। याद रखिएगा
ये 17th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत है। 17th अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1992 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स डोंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। याद रखिएगा कि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स चाहे वो स्टेट असेंबलीज का क्यों ना हो और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये भाग नहीं लेते क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद है नहीं। इससे विधान परिषद के जो सदस्यगण होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट नहीं है वो। देन कम टू आर्टिकल 55(3). आर्टिकल 55(3). आर्टिकल 55(3) जो है हमारा, ये किसको बता रहा है? इलेक्शन हेल्ड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बी ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। याद रखिएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। याद रहेगा। और जो वोटिंग जो होगा वो सेक्रेट बैलेट होगा, गोपनीय है। नेक्स्ट पॉइंट है disputes regarding the president's election are decided by the Supreme Court। अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा राष्ट्रपति के इलेक्शन संबंधित, उनका निष्पादन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट। एलिजिबिलिटी क्या है? योग्यता क्या है? एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में क्या क्या हो जाएगा कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। योग्यता क्या है? एलिजिबिलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए और एज क्या होना चाहिए? मिनिमम 35 ईयर्स यदि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो। और ये पता है कि अगर लोकसभा की बात आएगी तो 25 ईयर्स है और राज्यसभा में 30 ईयर्स है। यहाँ प्रेसिडेंट का मिनिमम जो है 35 ईयर्स है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। नेक्स्ट पॉइंट, नॉमिनेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 50 प्रपोजर्स। याद रखिएगा, जो इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन देंगे वो डेट नॉमिनेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होगा ये भी पूछता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होगा हमारा वो 15,000 रुपया होगा। राष्ट्रपति जब इलेक्शन के लिए आप ये करेंगे तो अपना नॉमिनेशन देंगे तो 15,000 रुपया सिक्योरिटी मनी होगा। और यदि अगर जितना वोट हुआ उसका 1/6 नहीं आएगा तो ये पैसा नहीं लौटाया जाएगा। मीनिंग देयर बाई कि सिक्योरिटी डिपॉजिट इज 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपये, and forfeited if the candidate fails to secure 1/6 of the votes polled। याद रखिएगा 1/6 of the votes polled। Then come to terms
तो टर्म्स रिजिग्नेशन एंड इम्पीचमेंट, टर्म्स रिजिग्नेशन एंड इम्पीचमेंट यानी राष्ट्रपति को हटाने का जो महाभियोग है, तभी तक पहले जान लें कि अभी तक इंडिया में इम्पीचमेंट का उपयोग राष्ट्रपति के लिए नहीं हुआ। नो पर्सन हैज़ बीन इम्पीच्ड सो फार इन इंडिया। कम बैक, ये आर्टिकल 56 के लिए बात करते हैं। तो आर्टिकल 56 के अनुसार प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 ईयर्स होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग ऑफिस। आर्टिकल याद रखिएगा 56 ये बताता है कि राष्ट्रपति का टर्म जो होगा, राष्ट्रपति को ऑफिस में योगदान की तिथि से 5 साल होगा। नेक्स्ट आइए आर्टिकल 56(1)(a, ये कहता है कि द प्रेसिडेंट मे रिजाइन बाय राइटिंग एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट। अगर कोई भी राष्ट्रपति चाहे तो त्यागपत्र दे सकते हैं और अपने त्यागपत्र को वह वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करेंगे। देन कम टू आर्टिकल 56(2). आर्टिकल 56(2), आर्टिकल 56(2) में वाइस प्रेसिडेंट मस्ट इन्फॉर्म द स्पीकर ऑफ द लोकसभा अबाउट द रिजिग्नेशन। एंड आर्टिकल 56 के तहत प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति का रिजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को मिलता है तो इसकी सूचना लोकसभा के स्पीकर को दे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंट में ऑल्सो बी रिमूव्ड वाया इम्पीचमेंट अंडर आर्टिकल 61। यदि हम आर्टिकल 61 की बात करें तो इसमें भारत के राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट का प्रावधान है। और जैसा मैंने बताया कि अभी तक नो पर्सन हैज़ बीन इम्पीच्ड सो फार इन आवर कंट्री। और आर्टिकल 57 के अनुसार द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। दोबारा इलेक्शन ये लड़ सकते हैं। अब आइए वैकेंसी इन ऑफिस। राष्ट्रपति का जो ऑफिस वो कब वैकेंट होगा? इन केस ऑफ वैकेंसी ड्यू टू रिजिग्नेशन, रिजाइन कर देते हैं, रिमूवल, डेथ अदरवाइज, अगर तीनों स्थितियाँ हो जाएंगी, इन केस ऑफ वैकेंसी ड्यू टू रिजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ अदरवाइज, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट until a new president is elected. If the president is temporarily unable to discharge duties due to illness, absence, etc., the vice president discharges the functions if both president and vice president offices are vacant. Next point, Chief Justice of India or in his absence, the senior most judge of the Supreme Court available discharges president's functions. यदि प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। और यदि प्रेसिडेंट भी, यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट दोनों की अनुपस्थिति में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो जो होंगे आपके सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे, या वो भी नहीं रहेंगे तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है ये ओथ एंड इमोलमेंट्स, शपथ ग्रहण, वो ओथ की बात आ रही है। रिमेंबर वी आर टॉकिंग ऑफ द प्रेसिडेंट। ओथ एंड इमोलमेंट्स। ओथ में क्या होगा कि ये आर्टिकल 60 है, और ये आर्टिकल 60 को याद रखिएगा 60। आर्टिकल 60 के अनुसार ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सैलरी जो होगा आपका प्रेसिडेंट का, और 5 लाख पर मंथ, हर महीना 5 लाख रुपया मिलेंगे वेतन राष्ट्रपति को। और ये जो पेमेंट होगा वो याद रखिएगा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगा, पेड फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड
फंड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। मतलब CFI से परसेंट का पेमेंट होगा और इनका मंथली सैलरी 5 लाख है। अब नाउ कम टू दी पावर्स। पावर्स में हम पहले लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या है कि द प्रेसिडेंट कैन समन ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 108 में है। आर्टिकल 108 के अनुसार प्रेसिडेंट जो होगा वो आपका पार्लियामेंट के ज्वाइंट सिटिंग को बुला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिल्स पास बाय द पार्लियामेंट रिक्वायर द प्रेसिडेंट एसेंट टू बिकम एन एक्ट। कोई भी अगर बिल पास होता है पार्लियामेंट से तो फिर प्रेसिडेंट का एसेंट से ही वो एक्ट बनता है। अब प्रेसिडेंट के पार्ट में क्या क्या है, द प्रेसिडेंट कैन एसेंट, विदहोल्ड एसेंट और रिटर्न नॉन मनी बिल्स। ये नॉन मनी बिल्स के बारे में फॉर रिकॉन्सिलेशन। लेकिन मनी बिल में क्या है कि कैनॉट रिटर्न ए मनी बिल फॉर रिकॉन्सिलेशन, नहीं लौटा, कैनॉट रिटर्न ए मनी बिल फॉर रिकॉन्सिलेशन, यानी पुनर्विचार के लिए मनी बिल को लौटा नहीं सकता है, नॉन मनी बिल को लौटा सकता है। नेक्स्ट, मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। मनी बिल के साथ एक और भी खास बात है कि ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट्स का पूर्व का रिकमेंडेशन होना चाहिए, प्रायर टू द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और फिर प्रेसिडेंट का पावर ये भी, द प्रेसिडेंट कैन प्रोलिगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। आर्टिकल 123, अगर हम आर्टिकल 123 में की हम बात करें तो क्या होगा, द प्रेसिडेंट प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑर्डिनेंसेस मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 6 वीक्स ऑफ पार्लियामेंट्स री-assembly, very important point. And next point, president can withdraw an ordinance anytime. अब आइए जुडिशियल एंड स्पेशल पावर्स। जुडिशियल एंड स्पेशल पावर्स। जुडिशियल एंड स्पेशल पावर्स। इसमें क्या है कि आर्टिकल 72 की बात करें हम। आर्टिकल 72 क्या है कि पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिपीव्स, डिस्पाइट सस्पेंशन, रिमिशंस और कम्यूटेशंस ऑफ सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 72 के अनुसार ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी व्यक्ति को जो सज़ा मिला उस सज़ा को माफ़ कर दे, कम कर दे, बदल दे। आर्टिकल 143 की यदि हम बात करते हैं, 143, आर्टिकल 143 में क्या है कि द प्रेसिडेंट मे सीक एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। इस संबंध में और सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है, एडवाइस सीख कर सकता है। कैन डिक्लेयर एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया एंड हैज़ पावर्स रिगार्डिंग administration of scheduled and travel areas. Then come to the military powers. Military powers, शान जो शक्ति है, the president is the supreme commander of the defense forces, army, naval and air force of India. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अमेंडमेंट्स। नेक्स्ट आइए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके अनुसार प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अनुसार the president is bound by advice of the council of ministers headed by the prime minister. And next come to the 44th amendment act 1978। ये क्या है, the president may seek the council of ministers to reconsider advice। जो एडवाइस दिया उसको फिर रिकॉन्सिडर के लिए प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। must act in accordance with advice after reconciliation। Now,
अभी हम देख लें कि आज़ाद भारत से लेकर अब तक के जो राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो इनका जो टेन्योर है 26 जनवरी 1950 टू 13 मई 1962। नेक्स्ट डॉक्टर एस कृष्णन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो टर्म्स है वो आप नेक्स्ट है वीवी गिरी, जस्टिस मोहम्मद हिद्दतुल्ला वीवी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, वीडी जट्टी, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर के आर नारायण, डॉक्टर APJ कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद एंड द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का जो अभी कार्यकाल है 25 जुलाई 2022, 25 जुलाई 2022 से वो अभी तक हैं इस पर। So that's all for the day. Thank you.